Hello everyone, welcome back to the channel. So, as you all know that we have completed the first part of our conjunctions जिसमें हमने क्या करा था? We have learned what are conjunctions, conjunctions के कितने types होते हैं and जो हमारा first type of conjunction था which was coordinating conjunction हमने वो भी cover कर लिया था. Now let's come to the next or you can say the second part of the conjunction which is subordinating conjunction and आज हम इस वीडियो में सारे conjunctions cover करेंगे along with their meanings, uses and all the examples जितने भी subordinating conjunctions है सबके. See, coordinating conjunctions हमने कर लिए थे क्योंकि वो बस 7th A fan boys trick से आप उन्हें learn कर सकते हैं but subordinating conjunctions are like there are many numbers तो एक करके हम सारे conjunctions को cover करते हैं. So first of all let's come to the thing कि subordinating conjunctions क्या होते हैं और are they? उनका meaning क्या है? Alright? Okay. So subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions are words that connect a dependent clause, a part of a sentence that cannot stand alone, to an independent clause, a complete sentence. If you remember कि हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में क्या करा था अगर आपने अभी भी वो वीडियो नहीं देखी है जस्ट गो फास्ट एंड वॉच दैट वीडियो. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में होता था कि दो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस होते हैं और दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों ही डिपेंडेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं मुझे चाय भी पसंद है, मुझे चाय पसंद है, मुझे कॉफी पसंद है, तो आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सा सेंटेंस डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है. नो यू कैन नॉट टेल, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंडिपेंडेंट है. बट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या होता है कि एक पार्ट तो आपका डिपेंडेंट होगा एंड दूसरा पार्ट आपका इंडिपेंडेंट होगा. ठीक है, उसमें दोनों इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, वन विल बी इंडिपेंडेंट एंड अदर विल बी डिपेंडेंट. डिपेंडेंट का मतलब वो अकेले पूरा अपना खुद में मीनिंग नहीं बना सकता, इट्स नीड्स एक और पार्ट उसको सेंटेंस का चाहिए होता है जिसमें वो अपना जो मीनिंग है उसको कंप्लीट कर पाए. फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं क्लास नहीं ले पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. अब अगर मैं बोलूं मैं क्लास नहीं ले पाई, this sentence is complete in itself, so I can call this part of the sentence dependent clause. अगर उसी जगह मैं बोलूं क्योंकि मैं क्लास नहीं ले क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, this is not independent. ये नहीं सेंस बना रहा पूरा अपने आप में, इसको कुछ पार्ट और चाहिए अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए. क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, नो इट्स नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ. तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? दिस इज द डिपेंडेंट क्लॉज. तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको जानना है कि एक तो उसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस में होगा डिपेंडेंट क्लॉज. हम इतने सारे कंजंक्शंस पढ़ेंगे, इसमें इतने सारे एग्जांपल्स करेंगे कि ये चीज तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होती ही चली जाएगी. ठीक है, लेट्स रीड द रिमेनिंग डेफिनेशन. These conjunctions show the relationship between the two parts. They often explain time, reason, contrast, or condition. They make the sentence more complex by showing how one idea relates to another. Same. अब अगर मैं आपको नॉर्मल जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि मैं क्लास नहीं ले पाई क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी. अगर मैं इसमें आपको बोलूं कि कैसे एक आइडिया दूसरे आइडिया से कनेक्ट हो रहा है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन मी दैट कि एक चीज दूसरी चीज से कनेक्टेड कैसे है. सी कंजंक्शन तो होते ही है, कनेक्टर्स वो तो होते ही हैं जॉइनिंग वर्ड्स, बट ये सेंटेंस कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है. अगर मैं क्लास नहीं ले पाई तो मैं रीजन बता रही हूँ उसका क्यों नहीं ले पाई, क्योंकि मैंने आगे रीजन दिया अपने जो मेरा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस था. तो ये यही करते हैं कि एक चीज होने का रीजन बता दें कि चलो ठीक है ये हुई चीज, इसका रीजन ये था, ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस हमने बोला, अब हम आगे इस बात को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होते हैं जिनमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. ऑलराइट, सो लेट्स कम टू द फर्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन which is alright. So now let's come to our first subordinating conjunction which is as. As हम कहाँ यूज करते हैं और क्या ऐसी सिचुएशन होगी जहां आपको पता लगेगा कि अच्छा ऐसा सेंटेंस हमारा हमने फ्रेम करा, अब इसमें हमें as यूज करना है. So first of all let's read the definition of as. As is used to show reason, time or comparison. It connects two ideas to show
how they are related or happening at the same time. तो as हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी चीज का रीजन दिखाना हो. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि as I was sick, I could not attend the class. As I was sick, I could not attend the class. तो मैं यहाँ पे एक रीजन दे रही हूँ क्लास ना अटेंड करने का. वो क्या था कि मैं बीमार थी इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई. तो कोई भी रीजन हो या कोई भी टाइम दिखा रहा हो कि कोई भी चीज है. अब जैसे कि टाइम इन द सेंस कि मैं बोलूं कि as it was raining, we could not go outside. जैसे कि बारिश हो रही थी इसलिए हम बाहर नहीं जा पाए. सो दैट इज वाई टाइम के बेसिस पे हम ये एज यूज कर लेते हैं. कंपैरिजन मतलब शी इज नॉट एज टॉल एज हर ब्रदर. तो एज दो चीजों को कंपेयर करने के लिए भी हम यूज कर लेते हैं. तो इन सभी सिचुएशंस में हम पहला अपना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं विच इज एज. सो नाउ लेट्स मेक इट मोर क्लियर विद इट्स एग्जांपल्स. ओके, सो एज आई वाज लीविंग द फोन रैंग. जैसे ही मैं निकल रहा था वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही फोन rang, like it started ringing. Okay. Okay. After that, he did not come as he was feeling sick. And they are giving a reason. तो हमने क्या लगा दिया, as लगा दिया. The girl smiled as she saw her friend. The girl थी उसने smile करी, but what was the reason behind her smile? That उसने अपने फ्रेंड को देखा तो उसने स्माइल करी. और रीजन बता दिया एक चीज का, हमने क्या यूज कर दिया, हैज यूज कर दिया. नेक्स्ट इज एज आई एम नॉट बिजी आई विल हेल्प यू. जैसे कि मैं बिजी नहीं हूं मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगा. ठीक है. नेक्स्ट, he ran fast as the train was approaching. वो जल्दी वो भागा कैसे, क्यों, what was the reason? क्योंकि ट्रेन जो थी वो आ रही थी. जब भी हमें किसी चीज के होने का रीजन या उसका टाइम या कंपैरिजंस दिखाने हो हम अपना कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में वी विल यूज as. Alright, now let's see the next one which is as soon as. As soon as. Now what do you think कि हम as soon as कहाँ पे यूज करेंगे. As soon as. So as soon as means immediately after something happens. It connects to actions or events happening one after the other. As soon as हम कब यूज करते हैं, as soon as हम कब यूज करेंगे, जब एक चीज हुई तुरंत उसके बाद जब कोई दूसरी चीज हो जाती है तब हम as soon as यूज करेंगे. जैसे कि भी हम व्हाट्सएप पे चैटिंग करते टाइम वी राइट एसएप एज सून एज पॉसिबल. दैट मीन्स जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी. बट एज सून एज, ठीक है, अब इफ यहाँ पे लिखा हो कि एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये काम कर देना. बट एज सून एज कंजंक्शन का मतलब कि जब भी कोई चीज एक चीज के बाद तुरंत चीज आपको दिखानी होगी. अच्छा, जैसे ये हुआ वैसे ये हो गया तो हम क्या लगाएंगे, एज सून एज लगाएंगे. एग्जाम्पल फर्स्ट वन, आई कॉल यू एज सून एज आई रीच होम. मैं तुम्हें कॉल करूंगा जैसे ही मैं घर पहुंचा. तो एक एक्शन क्या होगा, वो जैसे ही घर पहुंचेगा वैसे ही दूसरा एक्शन क्या होगा, इमीडिएटली दूसरा एक्शन क्या होगा कि वो कॉल करेगा. नेक्स्ट इज as soon as the bell rings the students will leave. पहला एक्शन बेल रिंग होगी, दूसरा एक्शन तुरंत ही जो बच्चे हैं वो निकल जाएंगे. थर्ड वन, she will start cooking as she finished her work. वो जैसे ही अपना काम खत्म करेगी वो वैसे ही क्या कर लेगी, वो कुकिंग करना स्टार्ट कर देगी. अगेन यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, साथ में हो रही हैं. साथ में इन द सेंस कि एक होते ही दूसरी चीज शुरू हो जाएगी. हमें क्या यूज करना है, एज सून एज यूज करना है. नेक्स्ट इज एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्स वी विल गो आउटसाइड. जैसे ही ट्रेन रुकेगी, ट्रेन रुकना, ट्रेन का रुकना पहला एक्शन होगा. नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ट्रेन रुकेगी हम लोग बाहर चले जाएंगे. तो ये होगा हमारा दूसरा एक्शन. जैसे ही ट्रेन रुकेगी वैसे ही हम लोग बाहर चले जाएंगे. तो एक एक्शन की जब तुरंत बाद दूसरा एक्शन हो रहा है हमने कौन सा कंजंक्शन यूज करना है, वी हैव टू यूज एज सून एज. नेक्स्ट इज द टीचर विल एक्सप्लेन एज सून एज द क्लास बिगिंस. तो जो टीचर है वो पढ़ाना शुरू करेगी, समझाना शुरू करेंगी कब, जैसे ही क्लास
स्टार्ट होगी, तो वैसे ही बस एक एक्शन के तुरंत बाद जब दूसरा एक्शन होने वाला होता है, वी हैव टू यूज आवर कंजंक्शन एज सून एज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एज वेल एज, एज वेल एज, एज वेल एज हम कब यूज करते हैं? जब हमें दिखाना हो कि कोई भी चीज किसी चीज के साथ जुड़ी हुई होती है, इन एडिशन टू दैट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि मुझे चॉकलेट आइसक्रीम भी पसंद है, मुझे वनीला आइसक्रीम भी पसंद है, मैं एंड लगा सकती हूँ। कोई रूल नहीं है कंजंक्शन का कि एक कंजंक्शन बस एक ही जगह यूज हो सकता है, उसकी जगह दूसरा नहीं हो सकता। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एक जगह पे अगर एक कंजंक्शन आप यूज कर सकते हो, वो सही बैठ रहा है, उसकी जगह चार और अलग अलग कंजंक्शंस वहां पे हम यूज कर सकते हैं। आई लाइक, मैंने बोला कि मुझे वनीला आइसक्रीम भी पसंद है, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम भी पसंद है। इसको मैं एंड यूज करके भी आई लाइक वनीला एंड चॉकलेट आइसक्रीम, आई कैन से इट इन दैट वे। बट मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ कि आई लाइक वनीला एज वेल एज चॉकलेट आइसक्रीम, क्योंकि एक चीज के एडिशन में दूसरी चीज भी है, तो हमें क्या यूज करना है? एज वेल एज यूज करना है। As well as is used to mean in addition or together with. It shows two things happening or existing together. ये दिखाता है कि कोई चीज साथ में हो रही है या साथ में होती हैं या साथ में पसंद है नापसंद है, कुछ भी। जब दो चीजें साथ में हैं तो हम क्या लगा देते हैं? एज वेल एज को यूज करते हैं। जैसे कि ही लाइक्स रीडिंग एज वेल एज राइटिंग, उसको रीडिंग तो पसंद है ही, साथ के साथ क्या और पसंद है? राइटिंग भी पसंद है, तो ही लव्स रीडिंग, ही लाइक्स रीडिंग एज वेल एज राइटिंग। नेक्स्ट देखते हैं। शी प्लेज टेनिस एज वेल एज फुटबॉल, वो टेनिस भी खेलती है, वो फुटबॉल भी खेलती है। तो दो चीजें हो रही हैं, साथ में हो रही है, एडिशन हो रही है, हमने कौन सा कंजंक्शन यूज करा? एज वेल एज। Next is, I'll have pasta as well as pizza for dinner. I'll have pasta as well as pizza for dinner. तो मुझे डिनर में पास्ता भी चाहिए और पिज्जा भी चाहिए, तो हमने क्या यूज कर दिया? एज वेल एज यूज कर दिया। नेक्स्ट इज, ही वर्क्स हार्ड एज वेल एज स्टडीज, वो मेहनत भी करता है और वो पढ़ता भी है। तो टू थिंग्स आर एग्जिस्टिंग टुगेदर, टू थिंग्स आर हैपनिंग टुगेदर, हम क्या यूज करेंगे? विल यूज एज वेल एज। नेक्स्ट इज, as well as helping me, she also gave me advice, मुझे हेल्प करने के साथ साथ उसने मुझे एडवाइस भी दी। तो इसके लिए हमने कौन सा, लाइक दो चीजें साथ में हो रही हैं, हम कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे? एज वेल एज को हम यूज करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन विच इज एज फार एज। अब एज फार एज हम कब यूज करते हैं? लेट्स सी। As far as is used to show the extent or limit of something. It tells how much something is true or to what degree something is happening. तो as far as दिखाता है कि कोई चीज कितनी दूर तक सच है, लाइक क्या उस चीज की लिमिट है, कोई चीज कितनी एक्सटेंट तक वो जा सकती है। तो उस उन सारी कंडीशंस में हम क्या यूज करेंगे? as far as को हम यूज करेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। As far as I know, the meeting is at 3 p.m. जहां तक मुझे पता है जो मीटिंग है, लाइक जो मेरे जानने की लिमिट है, जितना जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मुझे पता है, उस हिसाब से मीटिंग कितने बजे है? 3 o'clock है। ठीक है, नेक्स्ट। As far as the eye can see, there were fields. जैसे कि जब भी we went to the rural areas, तो वहां पे हम देखते हैं कि जहां तक हमारी आंखें जा रही होती है ना, हमें खेत ही खेत दिखते हैं। तो लाइक यू कैन से, कभी भी आपको ऐसा है कि आप यू आर गोइंग टू योर होम टाउन वेयर लाइक एनी प्लेस यू आर गोइंग, तो जब भी आपको दूर दूर तक खेत दिख रहे हैं, तो आपको बोले कि जहां तक आंखें जा रही हैं खेत ही दिख रहे हैं। व्हाट यू कैन से, as far as the eye can see, there are fields. Okay, next. The project is completed as far as I can see. जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मैं देख सकता हूँ, जो प्रोजेक्ट है वो completed है। Next, as far as I am concerned, we should go ahead with the plan. जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मैं सोच रहा हूँ, हमें क्या करना चाहिए? हमें प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। As far as technology has advanced, we are still facing some issues. कितनी लाइक जबकि जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज्यादा एडवांस हो गई, बट स्टिल हम क्या कर रहे हैं अभी तक, जो कुछ चीजों में हमें अभी भी इश्यूज को फेस कर रहे हैं। तो इसलिए हमने कौन सा कंजंक्शन लगाया? as far as. Let's see which is our next conjunction. All right, so our next conjunction is although.
ऑल्दो। नाउ व्हाट डू यू थिंक कि ऑल्दो हम कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे यूज कर सकते हैं, और कोई और भी ऐसा कंजंक्शन है जिसको हम जो सिमिलर है ऑल्दो से? सी, इफ आई राइट हियर three conjunctions, first one is although, the next one is though, and the third one is even though. So these are my three conjunctions, and इन तीनों का ही मतलब इनमें कोई एज सच बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आपको कहीं ऑल दो आपको लग रहा है यूज करना चाहिए, उसकी जगह आप इवन दो यूज कर रहे हो, एंड इफ इवन दो की जगह यू यूज दो, नो, जस्ट सी इफ यू वांट टू मेक योर स्पीच, योर कन्वर्सेशन साउंड इनफॉर्मल, अगर आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से, फैमिली वगैरह में कोई ऐसी कुछ भी ऐसी बात कर रहे हो, यू कैन यूज देयर दो। बट अगर आपको अपने वही उसी कन्वर्सेशन को थोड़ा फॉर्मल बनाना हो, देन यू कैन यूज ऑल दो। इन तीनों में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, बट we'll just read the definitions and examples कि अगर थोड़ा भी we're having 1% doubt also, I want you to clear even that. All right, so now let's read the first one, which is although. All right, so although is used to show contrast or difference between two things. कॉन्ट्रास्ट मतलब मैंने आपको बताया था पहले भी कि कॉन्ट्रास्ट मतलब जब हम दो ऑपोजिट चीजों की बात कर रहे होते हैं कि ये चीज इससे ऑपोजिट है। ऑलराइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मुझे ये बोला हो कि बारिश हो रही थी फिर भी हम बाहर गए, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से अलग हैं। यूजुअली पीपल स्टे इनसाइड व्हेन इट्स रेनिंग, बट दे आर सेइंग कि ऑल्दो इट वाज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी, तब भी हम बाहर गए। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों चीजें एक दूसरे में डिफरेंस दिखा रही हैं और कॉन्ट्रास्ट शो कर रही हैं। सो दैट इज व्हाई हमने ऑल्दो यूज करा, and it means in spite of or even though. See, even in the definition they are saying कि आप इसको in spite of, even though, दो करके भी यूज कर सकते हो। It's not wrong at all. Alright, अगर आपको जैसे हिंदी में कभी बोला हालांकि ये हो रहा था फिर भी करके आपको कोई भी सेंटेंस हो, although, though, even though, जब भी हमें हिंदी में हालांकि, भले ही ऐसे करके वर्ड यूज करके हम अपना सेंटेंस फ्रेम करते हैं, उसी को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वो although, though या even though में आ जाता है। Alright, now let's read the examples. Although it was raining, we went for a walk. हालांकि बारिश हो रही थी हम तब भी वॉक पे गए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सेंटेंस है उसमें क्या दिख रहा है, कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है कि दोनों चीजें ऑपोजिट हैं। बारिश में व्हाई वुड एनीवन गो फॉर अ वॉक, बट दे वेंट, सो दैट इज व्हाई हमने क्या यूज करा, ऑल्दो। ठीक है, और जब हम हिंदी में सेंटेंस फ्रेम कर रहे थे तो हम क्या यूज कर रहे थे, हालांकि या भले ही बारिश हो रही थी हम तो वॉक पे गए। ठीक है, तो हालांकि या भले ही, इसको अगर आपको हिंदी में जानना है इसका क्या मीनिंग होता है तो आई कैन जस्ट से, तो आप उसको उस वे में पुट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज शी passed द एग्जाम although she was sick. उसने एग्जाम पास करा जबकि वो बीमार थी, या भले ही वो बीमार थी उसने तब भी एग्जाम को पास करा। सी, although जो कंजंक्शन है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। देयर इज नो एज सच रूल कि although हमेशा पहले ही लगना है देन सेंटेंस बिगिन करना है। नो, यू कैन इवन पुट इट इन बिटवीन, यू कैन इवन पुट इट एट द स्टार्टिंग और ठीक है। Let's read the third one. Although he is rich, he is not happy. हालांकि वो बहुत अमीर है लेकिन तब भी वो खुश नहीं है। अगेन कॉन्ट्रास्टिंग चीजें आ गई और हमने बोला कि हालांकि वो अमीर है तब भी वो खुश नहीं है, तो उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे although he is rich, he is not happy. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। He tried his best although he didn't win. उसने अपना बेस्ट ट्राई करा भले ही वो नहीं जीता, कोई बात नहीं, नहीं जीता बट उसने अपना बेस्ट दिया। ठीक है, एंड इसमें अगर कोई किसी का डाउट होगी इसमें कॉन्ट्रास्टिंग चीज क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग चीज ये है कि बेस्ट देने के बाद भी वो नहीं जीता। दिस इज द कॉन्ट्रास्ट दे आर शोइंग, डिफरेंस दे आर शोइंग हियर इन दिस सेंटेंस। ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। Although the food was cold, it tasted delicious. अब इसमें क्या कॉन्ट्रास्टिंग बात है,
ठंडा खाना अक्सर लोगों को नहीं पसंद आता। दे लाइक द हॉट फूड एंड द जो गर्मा-गर्म खाना होता है, ऑलराइट? बट यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि खाना ठंडा हो गया था, उसके बावजूद भी वो कैसा था? बहुत ज़्यादा डिलीशियस, बहुत स्वादिष्ट लग रहा था, ठीक है? तो जब भी कोई कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें हो, 2 चीज़ों में डिफरेंस दिखाया जा रहा हो, तब हमें कौन-सा कंजंक्शन यूज़ करना है? ऑल्दो। और ऑल्दो, दो, इवन दो में कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट सी वेदर यू आर इन फॉर्मल सीटिंग और एन इनफॉर्मल सीटिंग, उसके अकॉर्डिंग आप इनको प्लेस कर सकते हो अपने सेंटेंस में। ऑल्दो डन। नाउ लेट्स कम टू दो। देखते हैं कि दो कहाँ पे यूज होता है। ऑलराइट, सो हियर इज आवर नेक्स्ट कंजंक्शन व्हिच इज दो। अभी ऑल्दो में और दो में कोई डिफरेंस नहीं है, दे बोथ आर सिमिलर। और अगर आप इनकी हिंदी मीनिंग्स की बात करोगे, ऑल्दो का भी मतलब हालांकि या भले ही था, और इसका भी वही है, दोनों में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। बट यस, ऑल्दो आप थोड़ा फॉर्मली अगर साउंड करना चाहते हो तब यूज कर सकते हो, और दो मतलब थोड़ा इनफॉर्मली साउंड करना चाहते हो आप तब यूज कर सकते हो, ठीक है? डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। Though is similar to although and shows a contrast or difference. It is used to show that something happened in spite of something else. तो ये बिल्कुल सिमिलर होता है although की तरह। ये दिखाता है कि एक चीज जो हुई है वो दूसरी चीज के वजह से हुई है, ठीक है? एक बार इसके एग्जांपल्स देखते हैं। Though he was tired, he continued working. भले ही वो थका हुआ था लेकिन तब भी उसने अपना जो काम है उसको कंटिन्यू रखा, ठीक है? एक चीज दोनों चीजें आपस में आपको रीजन है कि हाँ, उसने अपना काम कंटिन्यू रखा अब जबकि वो थका हुआ था तभी। तो टू थिंग्स आर शोइंग अ बिट कॉन्ट्रास्ट, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। आई लाइक द मूवी दो एंडिंग वाज सैड। आई लाइक्ड द मूवी दो द एंडिंग वाज सैड। मुझे मूवी अच्छी लगी भले ही उसकी एंडिंग जो थी वो सैड थी, उदास थी, तब भी उसको क्या लगी? मूवी अच्छी लगी। दो शी इज यंग शी इज वेरी स्मार्ट। वो यंग है लेकिन उसके बाद भी वो बहुत स्मार्ट है। भले ही वो यंग है लेकिन वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। नेक्स्ट इज आई डिड नॉट फील वेल दो आई स्टिल वेंट टू स्कूल। मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन तब भी मैं क्या गया? मैं स्कूल गया। दो इट वॉज अ हार्ड टास्क ही फिनिश्ड इट। भले ही वो एक हार्ड टास्क था लेकिन तब भी उसने उसको फिनिश कर लिया। तो इट्स क्वाइट सिमिलर टू ऑल, देयर इज नो एज सच यू कैन से अ ग्रेट डिफरेंस। बट या, you can also use though, you can also use although, and if you're using them in each other's place, it will not make a great difference. All right, now let's come to even though. ठीक है? Even though. So uses of even though is used to show a strong contrast or surprising situation. It emphasizes that one thing happened in spite of something else. ठीक है? ओके, सो इवन दो भी वैसे यूज होता है जैसे हमने दो और ऑल्दो के यूजेस करे थे। ये दिखाता है कि जो एक चीज है वो दूसरी चीज के कॉन्ट्रास्ट में, एक जो चीज हुई है वो दूसरी चीज से ऑपोजिट है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि even though winters have arrived, she is still wearing summer clothes. तो सर्दियां आ गई हैं लेकिन तब भी वो गर्मियों के कपड़े पहन रही है। बोथ द थिंग्स आर शोइंग अ कंट्रास्ट। तो ऐसी ही सिचुएशन में हमें ऑल्दो, दो और इवन दो जैसे कंजंक्शंस का यूज करना है, ठीक है? इवन दो इट वाज कोल्ड वी वेंट स्विमिंग। ठंड थी लेकिन तब भी हम स्विमिंग करने गए। अगेन टू डिफरेंट थिंग्स। नेक्स्ट, ही स्माइल्ड इवन दो ही वाज अपसेट। वो दुखी था, वो उदास था, उसके बाद भी उसने स्माइल करी। अगेन अ कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन एंड वी हैव यूज्ड इवन दो, ठीक है? इवन दो शी ट्राइड हार्ड शी फेल्ड। उसने बहुत मेहनत करी उसके बाद भी क्या हो गई? वो फेल हो गई। सी अगर हम देखें तो यूजुअली लोग हार्ड वर्क करने के बाद देयर इज कम चांसेस होते हैं फॉर द फेलियर, बट स्टिल यहाँ पे सेंटेंस दिखा रहा है उसने बहुत मेहनत करी उसके बाद भी वो फेल हो गई। सो दैट इज द रीजन दिस इज अ कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन,
ठीक है। नेक्स्ट इज इवन दो द टेस्ट वाज डिफिकल्ट शी पास्ड। टेस्ट डिफिकल्ट था लेकिन उसके बाद भी वो पास हो गई। नेक्स्ट, दे वेंट टू द कॉन्सर्ट इवन दो द टिकट्स वर एक्सपेंसिव। वो कॉन्सर्ट गए, हालांकि टिकट्स महंगी थी लेकिन तब भी वो कॉन्सर्ट गए। ठीक है, लाइक किसी भी चीज की टिकट्स महंगी होती है तो वो यूजुअली अवॉइड दैट थिंग, बट यहाँ पे वही चीज एक कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन क्रिएट कर रही है। टिकट्स भी महंगी थी तब भी वो कॉन्सर्ट गए। ठीक है, आई होप दो, इवन दो एंड ऑल दो आपको क्लियर हो गया। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट कंजंक्शन व्हिच इज सो दैट। ठीक है, अब देखते हैं कि उस कंजंक्शन में क्या है। ऑलराइट, सो आवर नेक्स्ट कंजंक्शन इज सो दैट। सो दैट हम कहाँ पे यूज करते हैं, इसके क्या यूजेस हैं और कैसे आपको पता चलेगा कि आपको सो दैट यूज करना है। सी, हिंदी में जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते होगे या फिर सोचते होगे और उसमें अगर आप ये एक वर्ड जो है ताकि यूज कर रहे हो, दैट मीन्स यू हैव टू यूज सो दैट। अब इसको और क्लियर हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन से और इसकी एग्जाम्पल से। ठीक है, सो दैट इज यूज टू शो पर्पस और द रीजन व्हाई समथिंग इज डन। इट एक्सप्लेन्स वन एक्शन हैपेंस। ठीक है, तो सो दैट हम तब यूज करते हैं जब भी हमें किसी चीज का पर्पस जानना हो कि कोई चीज हुई है। ठीक है, बट क्यों हुई है, उसका रीजन क्या है, उसका पर्पस क्या है उस चीज के होने का, तो तब हम वहां पे क्या यूज करते हैं, सो दैट यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स, शी स्टडीड हार्ड सो दैट शी कुड पास द एग्जाम। उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी, बहुत पढ़ा। क्यों, रीजन क्या था, पर्पस क्या था उसके पढ़ने का, ताकि वो एग्जाम पास कर सके। When you are getting my word, ताकि। ठीक है, तो वो हम कहाँ यूज करते हैं, सो दैट की जगह पे। नेक्स्ट इज आई सेव मनी सो दैट आई कैन बाय अ न्यू फोन। मैं पैसे बचाऊंगा ताकि मैं एक नया फोन खरीद सकूं। ठीक है, तो अगेन ताकि इज कमिंग इन, पैसे बचाने का पर्पस क्या है, सो दैट आई कैन बाय अ न्यू फोन। लेट्स सी द थर्ड वन, he works out daily so that he stays fit। वो रोज वर्कआउट करता है, what's the reason behind that, ताकि वो फिट रह सके, इसलिए वो वर्कआउट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, we left early so that we could avoid traffic। हम लोग जल्दी निकल गए थे, क्यों, ताकि हम लोग ट्रैफिक को अवॉइड सकें। ठीक है, हम लोग जल्दी निकल गए ताकि हम ट्रैफिक को अवॉइड कर सकें। एंड जल्दी निकलने का यहाँ पे पर्पस क्या था, टू अवॉइड द ट्रैफिक। जब भी किसी चीज के होने का पर्पस बताया हो, रीजन बताया हो, और कोई भी सेंटेंस में अगर ताकि जैसा आप हिंदी में अगर उसको फ्रेम कर रहे हो, वर्ड आ रहा है, तो यू हैव टू यूज द वन एंड ओनली कंजंक्शन विच इज सो दैट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शी वोर अ कोट सो दैट शी वुड नॉट फील कोल्ड। उसने एक कोट पहना जिससे कि उसे सर्दी ना लगे। ठीक है, शी वोर अ कोट सो दैट शी वोंट फील कोल्ड। ठीक है, तो कोट पहनने का क्या पर्पस था, ठंड ना लगे। अगेन तो होप कि सो दैट इज क्लियर यू ऑल। हिंदी में यू कॉल इट ताकि। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट कंजंक्शन व्हिच इज ओके, व्हिच इज इफ। इफ की हिंदी तो आई थिंक कि यू पीपल मस्ट हैव नो, so you can say, you can call it अगर। ठीक है, अगर, अगर ओके, सो जैसे कि कोई भी चीज जब भी हम बता दें कि ये चीज करने, मैं बोलूं कि अगर तुम चलोगे तो ही मैं चलूंगी, तो यहाँ पे एक चीज दूसरी चीज से कनेक्टेड है। अगर ये हुआ, एक कंडीशन दे दी कि अगर ये चीज हुई तो ही नेक्स्ट चीज होगी। तो जब भी चीज में कंडीशनल बातें होने लगती हैं, कंडीशनल सिचुएशंस होती हैं, इन दैट केस वी हैव टू यूज आवर कंजंक्शन इफ। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। इफ इज यूज टू शो अ कंडीशन, इट मीन्स समथिंग विल हैपन ओनली इफ अ सर्टेन सिचुएशन इज ट्रू। एक कंडीशन के लिए इसको यूज करते हैं और दिखाते हैं कि कोई चीज तभी होगी जब दूसरी चीज सच होगी या होने वाली होगी या होगी। ठीक है, और क्लियर और इजी बनाते हैं इसे इनके एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल्स, इफ इट रेन्स वील स्टे इनसाइड। अगर बारिश हुई तो हम अंदर
रहेंगे, ठीक है? तो इफ की जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं, हिंदी वाला वर्ड हमारा अगर, ठीक है? अगर बारिश हुई, कंडीशन क्या है दोनों चीजों के बीच में? अगर बारिश हुई तो अंदर रहेंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, यू विल पास इफ यू स्टडी हार्ड। तुम पास हो जाओगे। व्हाट इज द कंडीशन? इफ यू स्टडी हार्ड, सिर्फ कभी अगर तुमने मेहनत करी, ठीक है? नेक्स्ट इज, इफ यू आर फ्री टुमारो वी कैन मीट। अगर तुम फ्री हो कल तो हम मिल सकते हैं। तो मिलने की कंडीशन क्या दे दी यहाँ पे कि अगर तुम फ्री हो, और कंडीशन वाली बात आ गई तो हमने क्या यूज कर दिया? इफ यूज कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, आई गो इफ एनी इफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग। आई गो इफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग, ठीक है, मैं जाऊंगा और कब? अगर मेरे फ्रेंड्स आ रहे होंगे तभी, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, इफ आई हैड नोन आई वुड हैव हेल्प यू। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। ऑलराइट, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर कंजंक्शन इफ आल्सो। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंजंक्शन है वो है वेदर। अब हम वेदर कब यूज करते हैं और कैसे, हमें कब पता चलेगा कि हमें वेदर कंजंक्शन यूज करना है? सारे कंजंक्शन छोड़ के हमें वेदर यूज करना है। सी, जब भी आपके पास चॉइसेस हो, ठीक है, whenever you are having two or more choices, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में आपको एक कंजंक्शन यूज करना है जो है वेदर। सो वेदर इज यूज्ड व्हेन देयर आर टू choices or possibilities. It shows that something could happen in either case. जब आपके पास दो कंडीशंस होती हैं, पॉसिबिलिटीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मूवी देखने जाना चाहिए या घर पे रहना चाहिए, तो मैंने दो चीजें, दो चॉइसेस बता दी। एक तो कौन सी, मूवी देखने जाने वाली, दूसरी घर पे रहने वाली। तो ऐसे ही किसी भी लाइक सेंटेंस में या किसी भी सिचुएशन में हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, तो हम कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं? वेदर, ठीक है? एग्जाम्पल्स देखते हैं, आई डोंट नो वेदर शी विल कम टू द पार्टी। मुझे नहीं पता कि वो पार्टी में आएगी या नहीं आएगी, ठीक है? मुझे नहीं पता वो पार्टी में आएगी कि नहीं आएगी। तो दो पॉसिबिलिटीज कौन सी है? एक उसके आने की, एक उसके ना आने की। तो दो चॉइसेस या दो पॉसिबिलिटीज हमें किसी भी सेंटेंस में करनी होती है यूज, तो हम कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे? वेदर, we'll use weather. नेक्स्ट देखते हैं, he asked whether I wanted tea or coffee. उसने मुझसे पूछा कि मुझे चाहिए या फिर कॉफी चाहिए। तो अगेन दो चॉइसेस आ गई, तो हम वेदर यूज कर देंगे। नेक्स्ट, whether it rains or not we will go। चाहे बारिश हो या ना हो, दोनों पॉसिबिलिटीज हमने ले ली, एक होने की भी एक ना होने की भी, और हम जाएंगे, ठीक है? तो वो क्या हो गया हमारा? कंजंक्शन हो गया, वेदर यूज कर दिया हमने। नेक्स्ट, आई डोंट केयर वेदर ही अग्रीज और नॉट। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो अग्री करे या ना करे। हम दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चल रहे हैं, एक अग्री होने की, एक ना होने की। अगेन टू पॉसिबिलिटीज, वन एंड ओनली कंजंक्शन वेदर। नेक्स्ट इज, शी कुड नॉट डिसाइड वेदर टू स्टे और लीव। वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उसे रुकना चाहिए या चले जाना चाहिए। तो इसमें भी हमने अगेन दो चॉइसेस की बात कर दी, तो हम कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे? वेदर यूज करेंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। एंड हमने अभी करे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। क्या होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? 10 स्टार्टिंग के जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं हमने वो पूरे कर लिए हैं। इसके बाद लाइक नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू 10 मोर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दे आर लाइक मोर इन नंबर, तो हम उनको थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर करके उनको करेंगे। एंड अब लाइक ये 10 कंप्लीट होने के बाद इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल सी 10 मोर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।